Good morning, all of you. Today, I'm going to cover a general exception portion of Indian Penal Code. तो जनरल एक्सेप्शंस में हम आज सिर्फ चार टॉपिक को कवर करने वाले हैं. दैट इज फर्स्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेकंड इज जुडिशियल एक्ट्स, थर्ड इज एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून, फोर्थ इज नेसेसिटी. इसमें और भी आगे हैं बट आज हम ये सिर्फ इस वीडियो में चार टॉपिक ही कवर करेंगे. तो बेसिकली जनरल एक्सेप्शन और दूसरे एक्सेप्शन जो हमारे आईपीसी में है उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जनरल एक्सेप्शन के अंदर जो लाइबिलिटी है वो एकदम नल हो जाती है, एकदम जीरो हो जाती है. बल्कि अगर मर्डर के एक्सेप्शन में जाते हैं तो मर्डर के एक्सेप्शन में अगर आप फॉल करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ कम्यूट होती है. फॉर एग्जांपल सिर्फ पनिशमेंट कम्यूट होती है, किसी लाइबिलिटी कम्यूट होती है. दैट मीन्स आप मर्डर के लिए चार्ज नहीं होगे बट कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज होगे. तो वहां आप इजीली वहां पे एक्विटल नहीं होता. बट अगर आप जनरल एक्सेप्शन के अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर फॉल कर रहे हो तो आपको एक्विटल मिलेगा. तो अगर हम टॉपिक फर्स्ट से शुरू करें तो हमारा है पहला, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से. उसके पहले कुछ पॉइंट्स है जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड कि जनरल एक्सेप्शन बेसिकली अगर आपका कोई भी ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा है तो उसका मतलब ही ये होता है कि आपने मेंस रिया को एक्सटिंग्विश कर दिया है. जो भी क्राइम होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं. फर्स्ट इज एक्टस रिया, सेकंड इज मेंस रिया. तो अगर आपका कोई भी केस जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है तो दैट मीन्स आपका जो मेंस रिया वाला पार्ट है वो एक्सटिंग्विश हो गया है. दैट मीन्स आपका क्राइम कॉन्स्टिट्यूट ही पूरा नहीं हो पाया, बेसिकली ऑफेंस. तो इसीलिए यहाँ पर एक्विटल होता है. उसके बाद जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है वो ना ही केवल आईपीसी के ऑफेंस पे लगता है बल्कि और लोकल और स्पेशल लॉज के अंदर भी लगता है जहाँ पे कोई भी ऑफेंस का बात करी गई है. तो अगर हम बात करें, इट हैज टू मेन कैटेगरीज. जनरल एक्सेप्शन की दो मेन कैटेगरी होती है. फर्स्ट होती है हमारे एक्सक्यूजेबल एंड सेकंड होते हैं हमारे जस्टिशिएबल. तो एक्सक्यूजेबल के अंदर जो जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शंस फॉल हो रहे हैं उनमें एक कॉमन चीज है और एक चीज जो उनको डिफाइन करती है एक्सक्यूजेबल के अंदर आने के लिए. दैट मीन्स वहां पे मेंस रिया लैक होता है, वहां पे मेंस रिया ही फॉर्म नहीं हो पाया है. तो वहां पर ऐसे ऑफेंस जिसमें सिर्फ एक्टस रियस हुआ है और उसमें मेंस रिया नहीं है. और जस्टिशिएबल की बात करते हैं तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि एक्टस रियस तो है ही, मेंस्ट्रिया का कुछ हल्का पोर्शन बोल सकते हैं बट वो मेंस्ट्रिया जो भी है वो जस्टिफाइड है, किसी ना किसी चीजों से जस्टिफाइड है कि हाँ वो क्यों उनने वो एक्ट को किया, किस इंटेंशन के साथ किया या किस नॉलेज के साथ किया. बट वो इंटेंशन और नॉलेज हमारा जस्टिफाइड है, उसको हम एज अ गिल्टी माइंड वहां पर नहीं कैटेगराइज करेंगे. तो ये दो तरीके का है हमारा एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिशिएबल. अगर नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं हम तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हम इस चीज की शुरुआत करने वाले हैं. मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 के अंदर दिया हुआ है और सेक्शन 79 के अंदर भी दिया हुआ है. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हम बात करते हैं तो सेक्शन 76 का रीड आउट करती हूँ. Act done by a person bound or by a mistake of fact believing himself bound by law means nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by a reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. Basically यहाँ पे जो भी उसने एक्ट किया है उसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे. क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि उसने जो ऑफेंस जो भी एक्ट किया है वो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर किया है. और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर जब वो काम कर रहा था तब उसने ऐसा सोचा, वो भी गुड फेथ में ऐसा सोचा कि उसको ये काम करना चाहिए क्योंकि ये बाउंड बाय लॉ है. ठीक है, बाउंड बाय लॉ है इसलिए उसको ये काम करना चाहिए. बाउंड बाय लॉ को अगर हम बताते हैं कि बाउंड बाय लॉ क्या होता है बेसिकली, तो बाउंड बाय लॉ सेक्शन 43 से हम रिलेट कर सकते हैं. तो सेक्शन 43 में बाउंड बाय लॉ का मतलब ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी चीज करने के लिए बाउंडेड हैं बाय लॉ और अगर आपने वो चीज नहीं करी तो ये आपके साइड से इलीगैलिटी मानी जाएगी. तो वहां पर आपको वो काम करना ही पड़ेगा. इसके हम इलस्ट्रेशंस बाद में देखेंगे, पहले हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट पढ़ लेते हैं. सेक्शन 76 को फुलफिल करने के लिए, सेक्शन 76 के अंदर फॉल करने के लिए हमें तीन इंग्रेडिएंट्स की इंपॉर्टेंट जरूरत होती है. फर्स्ट, कि वो पर्सन बाउंड बाय लॉ होना चाहिए. सेकंड, वो गुड फेथ में ये काम करना चाहिए कि वो यकीन करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, उसको ये पता है कि वो बाउंड बाय लॉ है इसलिए वो ये काम कर रहा है, वो भी वहां पे उसका गुड फेथ है.
एंड थर्ड, ये जो भी उसकी बिलीव्स हैं, जो भी वो ऐसा चीज मान रहा है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर मान रहा है और ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर मान रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके इलस्ट्रेशन पे, तो इलस्ट्रेशन से मैं इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करती हूँ 76 को। फर्स्ट इज a soldier fires on a mob by the order of a superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. यहाँ पे ए सोल्जर था, उसने मॉब पे फायर किया, क्यों? क्योंकि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया हुआ था और वो ये मान रहा था कि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। he did this act in a mistake of fact, not by a mistake of law. Mistake of fact क्या था कि he himself believed that he is bound by law. So A has committed no offense. The next illustration is A, an officer of court of justice, being ordered by the court to arrest Y, and after due inquiry, believing Z to be Y, arrest Z. A has committed no offense. A ने arrest कर लिया किसको? Z को। किस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर करा? कि वो Y है। ठीक है। और वो उसको ऑर्डर्स मिले गए थे कि आपको वाई को अरेस्ट करना है, तो उसको उसने गुड फेथ में, उसको वाई को अरेस्ट करने के तो ऑर्डर थे, वाई को अरेस्ट करना के केस में वो बाउंड बाय लॉ है। बट एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गई कि उसको लगा कि जेड ही वाई है, तो उसने जेड को अरेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे उसने जो भी काम किया वो गुड फेथ में किया कि मैं तो वाई को अरेस्ट करने के लिए बाउंड बाय लॉ हूँ, तो मैंने वाई को अरेस्ट किया, बट उसने दरअसल जेड को अरेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 79 की। तो सेक्शन 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ही सेकंड वाला सेक्शन है ये। तो इसको मैं बताती हूँ कि एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो बेसिकली इसमें बोला गया है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय reason of a mistake of fact and not by a reason of mistake of law, in good faith believes himself to be justified by law in doing that. 76 और 79 सिमिलर है, पूरा सिमिलर है। वहां पे वो बाउंड बाय लॉ था, यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि बाउंड बाय लॉ को हम देख सकते हैं कैसे, कुछ सुपीरियर अथॉरिटी से उसको कुछ ऑर्डर्स मिले हों, ठीक है, या कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुछ ऑर्डर मिले हों, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऑफिशियल चीज हम वहां पे नोटिस कर पाएंगे अगर हमें बाउंड बाय लॉ की कैटेगरी में जाना है। जस्टिफाइड बाय लॉ में क्या होता है, हमारी ड्यूटी सामने आ जाती है, ठीक है, कि मैं जस्टिफाइड था ये करने के लिए, ड्यूटी है थी मेरी ये करने के लिए, या फिर जरूरी था उस टाइम पर ये चीज करने के लिए। तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से वो जस्टिफाइड अपने आप को कर रहा है। इसका इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। A sees Z commit what appears to A to be a murder. A in the exercise to be the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. So basically A ने क्या किया, Z को पकड़ लिया। Z को क्यों पकड़ा? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि Z मर्डर कर रहा है, ठीक है। अब उसको समझ में आया कि उसकी ड्यूटी है कि अगर सामने वाला कोई मर्डर कर रहा है उसके सामने तो उसको सीज करे और पुलिस ऑफिसर के पास ले जाए। तो उसने इस कारण उसने जेड को क्या किया, सीज कर लिया और ले गया। और वहां जाके क्या पता चला कि यार जेड तो सेल्फ डिफेंस के अंदर काम कर रहा था। तो यार मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, उसको क्या लगा कि सामने वाला मर्डर कर रहा है, बट एक्चुअल में वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा था। तो उसने जो भी काम किया वो गुड फेथ में किया, इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया, ठीक है। और क्यों? वो जस्टिफाइड बाय लॉ था, क्योंकि मर्डरर्स को तो ऐसे पकड़ के हमें पुलिस स्टेशन के पास ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। अब हम बात करते हैं मैक्सिम पे। जो 76 और 79 एक मैक्सिम पे बेस्ड है। मैक्सिम का नाम है इग्नोरेशिया फैक्टाe डॉट एक्सक्यूजिट, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजिट। इसका मतलब ये होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट। मतलब अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहे हो तो वो एक्सक्यूजेबल है, उसको हम हटा सकते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर कोई एक्ट किया है तो हम उसको नहीं हटा सकते, वो हमारे लिए ऑफेंसिव होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट में भी जाते हैं तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर करते हैं। बट अगर वही चीज मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण होगी तो वो वॉइडेबल भी नहीं होता, मतलब वो बहुत लीगल है, ठीक है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज न मानने का रीजन यही है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। अगर हमने इस चीज को अलाउ कर दिया तो बेसिकली क्या होगा कि हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ को इनकरेज कर रहे हैं कि ठीक है, आपको लॉ पता है नहीं पता है डजेंट मैटर,
ठीक है, तो वो चीज भी बहुत गलत हो जाएगी कि मतलब इस तरीके से हम सोसाइटी को किस तरीके से मेंटेन करके रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे अगर हम सबको यही बोल देंगे कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज अलाउड इन द सोसाइटी, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। इसके क्रिटिसिज्म भी हुए हैं काफी, कि जनरल हमारे दिमाग में भी ये चीज कभी कभी आती है कि क्यों मिस्टेक ऑफ लॉ को नहीं माना जा रहा है, एज वी इंडिया इज मतलब काफी लोग यहाँ पे इलिटरेट है। और इलिटरेसी को भी छोड़ो तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जिनको अप टू डेट सारे लॉज के बारे में पता नहीं होता। लॉयर का मतलब भी ये होता है, एडवोकेट्स का मतलब भी ये होता है कि वो कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई करे, कंटिन्यूस रिसर्च करे, सर्चिंग पे ज्यादा ध्यान दे। हम लॉयर और एडवोकेट से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको तमाम जगह का लॉ पता होना चाहिए, एक एक चीज पता होना चाहिए। ये उसकी रिसर्चिंग स्किल्स होती हैं जो उसको बेस्ट लॉयर एडवोकेट बनाती है। ठीक है, तो इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि जैसे लॉ सबको नहीं पता होता, सबके रीच में भी नहीं होता। तो इसका एक रिकमेंडेशन दिया था जस्टिस आर एल नरसिम्हा ने एक रिपोर्ट में 1971। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन डाली थी कि सेक्शन 79 ए को अब 79 के बाद ऐड करो, जिसमें अगर एक्यूज ने ये प्रूव कर दिया कि उसने सब कुछ ड्यू डिलिजेंस सब कुछ एक्सरसाइज करा, स्टिल उसको नहीं पता था कि कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है, और अगर ये उसने प्रूव कर दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ ही उसके ऊपर है, तो जो भी उसने ऑफेंस किया है मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट एज वी नो कि ये चीज लागू नहीं है, दैट ये सिर्फ एक जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल नॉलेज था कि हाँ मतलब जो हम सोचते हैं वो कुछ कुछ भी हुआ है, कि मिस्टेक ऑफ लॉ पे भी बहस हुई है। तो ये इसका था। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वी नो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम क्यों अब हमने कंसिडर किया है कि हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही होता है कि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि उसके पास पूरे फैक्ट्स की नॉलेज नहीं थी। अगर उसके पास पूरे फैक्ट्स की नॉलेज नहीं थी तो वो मेंस रिया ही बना नहीं सकता उस ऑफेंस को कमिट करने का। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। A man before going to the church fired his gun and left it empty. But during his absence, somebody else went out shooting with the gun, and while keeping it back, left it loaded. The owner late in the same day took up the gun again and in doing so touched the trigger. The gun went off and killed his wife. He was acquitted as he had no reasonable ground to believe that the weapon was loaded. Similar case है, बहुत easy language में भी इस example को लिखा गया है कि उसने उसके पास एक गन थी, उसने उसको खाली छोड़ दिया और बाहर चला गया। तो उसके पास क्या फैक्ट्स हैं? उसके पास यही फैक्ट है कि उसकी जो गन है वो खाली रखी हुई है यहाँ पे, पर उसकी एब्सेंस में कोई आया उसको लोड कर गया। तो वो जब आया और उसने जब ट्रिगर दबाया तो उसके पास कौन से फैक्ट्स अवेलेबल थे कि मेरी गन खाली है। ठीक है, और उसने वो दबा दिया और उसकी वाइफ मर गई। तो यहाँ पर उसको एक्विटल इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर उसने काम किया है। और जब उसके पास फैक्ट ये था कि मेरी गन खाली है, तो वो मेंसरिया कैसे बना सकता है, वो गिल्टी माइंड मतलब इंटेंशन कैसे क्रिएट कर सकता है अपनी वाइफ को मारने का। तो यही इसलिए हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एज एक्सक्यूजेबल माना है। अब बाउंड बाय लॉ, हमने 76 के अंदर एक बाउंड बाय लॉ का वर्ड देखा था, जो मैंने बता दिया था कि अगर आपने नहीं करा तो वो आपके पार्ट पे इलीगैलिटी मानी जाएगी। बट इसमें एक और चीज बोली जाती है कि सारे जो सुपीरियर अथॉरिटीज हमें ऑर्डर्स देते हैं वो सारे इसके अंदर नहीं कवर होते। अगर आपको पता है कि उन्होंने आपको एक इलीगल ऑर्डर दिया है और आपने इलीगल काम किया उस ऑर्डर के अंदर, तो आप 76 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर हम सीआरपीसी में जाएंगे तो सीआरपीसी में 37 होता है सेक्शन। सेक्शन 37 बेसिकली क्या बोलता है कि आप एक प्राइवेट पर्सन पे लगता है बेसिकली 37। प्राइवेट पर्सन मतलब जैसे आप और जैसे मैं अगर हम किसी पुलिस वाले को काम करते हुए देख रहे हैं कि वो किसी एक्सकेप्ड ऑफेंडर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या पब्लिक पीस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी मतलब मिसचीफ या जो भी हो रहा है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी प्राइवेट पर्सन की एक ड्यूटी होती है कि आप पुलिस ऑफिसर को असिस्ट कर सकते हो। और उस असिस्ट करने के टाइम पर अगर कुछ भी होता है तो आप बाउंड बाय लॉ के अंदर ही आओगे कि आप बाउंड बाय लॉ थे उसको असिस्ट करने के अंडर 37, तो आपको इसकी प्रोटेक्शन मिल सकती है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा था। 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ का एक केस से आपको पूरा एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण केस था। इसमें बोला गया था द पिटिशनर वाज द प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म नेम्ड सत्यम शिवम सुंदरम। He was prosecuted under Section 292 of the IPC, alleging that the film was obscene and indecent. The petitioner, who was the producer of the film, challenged the criminal proceeding on the ground that since the film was certified
by the Board of Censors, no prosecution could be legally sustained. The certification by the board justified the exhibiting of the film. Supreme Court quashed the proceedings. Okay, so सत्यम शिवम सुंदरम काफी अच्छी पिक्चर थी, तो वो रिलीज हो गई। ठीक है, अब रिलीज तो तभी होगी ना जब उसको सर्टिफिकेट मिल गया होगा। हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है फिल्म को सर्टिफाइड करने की। सर्टिफिकेट मिल गया, वो अलग बात है कि यू के अंदर मिला है, यूए के अंदर मिला है, ए के अंदर सर्टिफाइड मिला है, रिलीज करने का परमिट है, कर दिया उसने रिलीज। अब उसके अगेंस्ट में केस फाइल हो गया 292 के अंदर। 292 क्या है आईपीसी का, कोई आप ऑब्सीन एक्ट नहीं कर सकते, ऑब्सीन सॉन्ग नहीं गा सकते, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके अगेंस्ट ऑफेंस हो जाएगा, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। और ऑब्सीन क्या होता है, ऑब्सीन डिफाइन किया गया है कि समथिंग विच करप्ट द माइंड ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी कि 292 मेरे अगेंस्ट ऑफेंस नहीं लग सकता क्योंकि व्हाट आई डिड इज जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट था। जब आपके ही गवर्नमेंट अथॉरिटी ने मेरे को सर्टिफाइड दिया हुआ है, सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि आप इस पिक्चर को रिलीज कर सकते हो, तो मैं तो इसी उसमें रहूंगा ना कि आपने मुझे हाँ बोला है, तो मैंने तो कर दिया उस सर्टिफिकेट के थ्रू, तो मैं तो जस्टिफाइड बाय लॉ था। मुझे नहीं पता मतलब जो भी रहा हो ऑफेंस वगैरह, बट व्हाट आई डिड इज जस्टिफाइड बाय लॉ। आई डिड इन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट आई वाज जस्टिफाइड बाय लॉ, और दैट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्चुअली दैट इज अ प्रॉपर सर्टिफिकेट। ओके, तो वो इस जनरल एक्सेप्शन के अंदर इसलिए आएगा क्योंकि वो जस्टिफाइड बाय लॉ था। जस्टिफाइड बाय लॉ क्यों था, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट था, उसने उसके एक्ट को जस्टिफाइड किया कि आई हैव अ सर्टिफिकेट, दैट्स व्हाई आई हैव रिलीज द पिक्चर, दैट्स व्हाई। तो फिर ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। ओके, तो we'll go to the next point, that is judicial acts. फर्स्ट हम प्रोशन कर चुके हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, सेकंड होता है जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एक्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं, जस्टिफाइड कैटेगरी के अंदर आते हैं, है ना। जस्टिफाइड कैटेगरी के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ इंटेंशन से वो काम किया है, कुछ इंटेंशन था। यहाँ पे हम मेंस्ट्रिया को लेकर आएंगे, वहां पे मेंस्ट्रिया हम बिल्कुल नहीं लगे रहे थे, यहाँ पे हम मेंस्ट्रिया को लेकर आएंगे, बट जो भी इनका मेंस्ट्रिया था वो जस्टिफाइड होगा, किसी ना किसी रीजन के कारण जस्टिफाइड होगा। ठीक है, तो 77 में एक्ट ऑफ जजेस की बात करी गई है। तो उसने बोला नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। तो बेसिकली यहाँ पे हम जज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जज अगर कोई भी काम करता है अपनी जुडिशियली एक्सरसाइज ऑफ पावर के अंदर और गुड फेथ में करता है कोई भी काम, इस सोच के अंदर कि हाँ उसको लॉ ने ये पावर दी गई है, तो उसने जो भी काम किया है अगर वो ऑफेंस आता है तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 77 जो है वो जज को प्रोटेक्ट करता है। जज जो डिफाइंड है सेक्शन 19 के अंदर, वो आगे वाली सीरीज में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 77 का प्रोटेक्शन देने का जो मतलब ये था कि जज जो है एक फ्री, इम्पार्शियली, एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फील ऑफ सिक्योरिटी के अंदर काम करता है। अगर उसको लगेगा कि उसके एक्ट एक्सीड कर रहे हैं द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, और अगर उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, तो वो बहुत ही डर डर के काम करेगा, फ्रीली काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको हमने प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और ये जो स्कोप है सेक्शन का वो वहां तक बहुत एक्सीड स्कोप दिया हुआ है हमने, कि अगर उस जज के पास अगर अपना जुरिस्डिक्शन भी वो एक्सीड करता है कुछ भी काम करने के लिए इन गुड फेथ, तो वहां पे भी उसकी प्रोटेक्शन हम लेकर जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम याकूब अली वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से, जिसमें बोला गया था कि इन दिस केस द राइट ऑफ अ पार्टीज इन अ सूट फॉर अ पोजेशन वाज डिसाइडेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट while the magistrate initiated the parallel proceedings under section 145 and 147 of CRPC. The High Court held that the magistrate has no power or jurisdiction to do so. However, such action was protected under this section and Judges Officer Protection Act 1850. तो बेसिकली राजस्थान हाईकोर्ट ने किसी के राइट्स पूरे डिसाइड कर दिए थे एक प्रॉपर्टी को लेकर, और साइमल्टेनियसली मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, एक पैरेलल प्रोसीडिंग चला रहा था 145 147 के अंदर। तो हाईकोर्ट ने बोला कि तुम्हारा जो एक्शन है वो गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है। स्टिल वो जो मजिस्ट्रेट था वो प्रोटेक्शन हो गया इस एक्ट के अंदर, और एक जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1850 है, मतलब इसके अलावा भी एक प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं जजेस के, तो उसके अंदर भी। क्यों, क्योंकि वो मतलब उसने गुड फेथ में किया, ये सोच के हुए कि उसको पावर दी गई है गिवन बाय लॉ, और ही इज एक्टिंग जुडिशियली। ओके, एंड बट इसमें एक चीज है कि इफ द एक्शन ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर इज एक्चुएटेड बाय द मैला फिडे, मतलब अगर आप मैला फिडे अगर वो काम कर रहे हो
और आपका मोटिव सही नहीं है, आपके पास गुड फेथ नहीं है, तो हम आपको 77 प्रोटेक्शन नहीं देंगे। एज यूजुअल आई कैन से दैट ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि उसका मैलिफेटेड था कि नहीं था। तो ये 77 बेसिकली जज के मतलब उनसे रिलेटेड जो भी है जजेस का करने वाले हैं। Next, section 78. Let's read out. Section 78. Act in pursuant to the judgment or order of a court. Nothing which is done in the pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done while the judgment or order remains in force, is an offense. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass the judgment or order, provided that the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. तो बेसिकली सेक्शन 78 क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी पर्सन ने, ये बेसिकली उन पर्सन पे अप्लाई होता है जो एग्जीक्यूट कराते हैं हमारा ऑर्डर्स को, जजमेंट को, ऑर्डर्स को, जो भी कोर्ट से पास होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोई भी जो पर्सन है जो एग्जीक्यूट करा रहा है किसको, जजमेंट और ऑर्डर को, while the judgment or order in force, मतलब उसके जजमेंट और ऑर्डर को खत्म होने के बाद, मतलब फोर्स में नहीं, कैंसिल हो गया या सेटिसाइड हो गया उसके बाद करा रहे हो तो नहीं, वो फोर्स में होंगे तब अगर आप उसको एग्जीक्यूट करा रहे हो और उस टाइम अगर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो जो ऑफेंस कैटेगरी में है, तो आपको वहां पे पूरी सेफ्टी मिलेगी, पूरी इम्यूनिटी मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हो, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि नॉट स्टैंडिंग इट्स ओवर राइडिंग क्लॉज ओवर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है द कोर्ट से लेके। तो कोर्ट बोलता है कि भले ही उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था नहीं था उस ऑर्डर और जजमेंट को देने का, स्टिल आप प्रोटेक्ट होंगे अगर आप उस ऑर्डर का एग्जीक्यूट करा रहे हो। बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए आपके पार्ट से कि आपको गुड फेथ में ये यकीन होना चाहिए कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था, तो ही आप इसके अंदर आ सकते हो। सेक्शन 78 बेसिकली हम स्टाफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टाफ को प्रोटेक्ट करते हैं कि एग्जीक्यूशन जो कराता है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए हर चीज को एग्जीक्यूट कराना। इसका सिंपल सा एग्जाम है, जो डेथ पेनाल्टी मिलती है तो उसमें जो भी मतलब इस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट कराता है, जो भी मतलब उसको नाम आई डोंट नो, तो वो 78 के अंदर इम्यूनिटी मिलती है उसको। ओके, तो ये हमने दोनों चीज, ये वाला तो एक्सप्लेन कर ही लिया था जुरिस्डिक्शन वाला। एंड थर्ड इज इम्पोर्टेंट कि जो 78 का एग्जीक्यूशन है वो सिर्फ रिटन ऑर्डर्स का होता है। ओरल अगर कोई कोर्ट आपको कुछ एग्जीक्यूट करने को बोल रहा है और आपने करा तो आपको 78 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट अब आते हैं एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून। ये एक अलग जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है, एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून। तो एक्सीडेंट जो बात होती है वो होती है हमारे एक्सक्यूज के अंदर, हम इसमें इस चीज को एक्सक्यूज करेंगे। लेट्स रीड आउट द सेक्शन। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with the proper care and caution. इस सेक्शन का बेसिकली यही है कि अगर कोई एक्ट हुआ है, एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून से किसी की डेथ हो गई, सपोज कर लो, ठीक है, एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। क्यों? रीजन वन, वहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज नहीं था उस एक्ट को करने का, और जो हम एक्ट कर रहे थे जिससे एक्सीडेंट हुआ और जिससे किसी की डेथ हो गई वो लॉफुल एक्ट कर रहे थे, हम गाड़ी चला रहे थे लॉफुली, लॉफुल मैनर में चल रहे थे, लेफ्ट साइड चला रहे थे, लॉफुल मीन से मतलब कुछ भी हमने ड्रंक फ्रंक नहीं थे, प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिया हुआ था, सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था, और उसके बाद भी अगर किसी की हो जाती तो हम उसको एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून बोलेंगे, ऑफेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, इसका हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लो कि एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून हुआ है, क्रिमिनल इंटेंशन क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, नॉट अकम्पनीड, और ये जो भी आउटकम था वो लॉफुल एक्ट का आउटकम था जिसको हमने लॉफुल मैनर में किया था, लॉफुल मीन्स के साथ किया था, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया था। प्रॉपर केयर एंड कॉशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहीं से हम लोग पता लगाते हैं कि आपका जो एक्ट है वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के अंदर आता है या नहीं आता है। इसके लिए हम इसका इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। A is at work with a hatchet. The height flies off and kills the man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. तो ए अपना काम कर रहा था हैचेट के साथ, वो एकदम से उड़ के गया और एक मैन को मार दिया। अब बताओ उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? तो यहाँ पे कंडीशन डाली है इलस्ट्रेशन में, इस इलस्ट्रेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। ये आखिरी की 2 लाइन ही चेंज करते हैं वो लोग जनरली, कि इफ देयर वाज कोई मतलब लैक नहीं था प्रॉपर कॉशन, मतलब बहुत अच्छा से उन्होंने प्रॉपर कॉशन केयर ले रखा था उसके पार्ट में कि वो अपने प्रॉपरली काम कर रहा है, तो जस्ट एन एक्सीडेंट, तो उसका एक्ट को हम एक्सक्यूज मान लेंगे, ऑफेंस नहीं मानेंगे।
और अगर यहीं पर अगर ये चीज होती कि वहां पर वो प्रॉपरली कॉशन के साथ काम नहीं कर रहा था, या फिर आसपास बच्चे खेल रहे थे और वो मतलब बिल्कुल भी कॉशन के साथ केयरफुली काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर फिर वो उसका ऑफेंस होता है, उसको हम एक्सीडेंट के अंदर नहीं डालते। अब इसमें एक और पॉइंट है, द इंजरीज कॉज ड्यू टू एक्सीडेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर कवर्ड बाय दिस सेक्शन। मतलब जो गेम्स और स्पोर्ट्स में किसी को भी इंजरी होती है वो हम एक्सीडेंट के अंदर ही काउंट करेंगे। इसके लिए केस था टुंडा वर्सेस रेक्स का। इसमें बोलते हैं कि इन डील्स विद द केस वेयर two friends found of wrestling participated in the wrestling match. One of them sustained injury which resulted in death of the other person. The court held that there was an implied consent. This case fall within the ambit of section 80 and 87 of the IPC. तो बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि जो दो फ्रेंड्स थे वो रेसलिंग कर रहे थे, ठीक है, रेसलिंग कर रहे थे, तो उसमें से एक को इंजरी हुई और दूसरा मर गया। तो कोर्ट ने बोला कि ये इम्प्लाइड कंसेंट का केस है, तो ये 80 और 87 के अंदर आएगा। अभी इम्प्लाइड कंसेंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, वो 87 के अंदर इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे 80 के अंदर भी आ रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस केस। 80 के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि दो फ्रेंड्स रेसलिंग कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज तो होगा नहीं एक दूसरे को मारने का। लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में ही कर रहे होंगे सारे चीजें पहनने के बाद, जो भी उनके प्रोटेक्शन वगैरह गियर्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी लिया ही होगा। स्टिल अगर किसी को इंजरी हो जाती है और डेथ हो जाती है तो इसको हम एक्सीडेंट के अंदर काउंट करेंगे, इसको हम मर्डर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। एक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है? एक्सीडेंट वो होता है जो एक अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो जाती है किसी के भी साथ, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना, हैपनिंग हो गई, दैट्स एन एक्सीडेंट। एंड मिसफॉर्च्यून, दो वर्ड्स यूज किए गए हैं सेक्शन के अंदर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सीडेंट एंड अ मिसफॉर्च्यून? तो बेसिकली इफ इट इज एन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग एंड नो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कुड एंटिसिपेट इट and it actually implies injury to other person, whereas a misfortune implies injury to the other as well as to himself kind of, या थोड़ा मिस्टेक है, टू हिमसेल्फ, दोनों को अगर मिसफॉर्च्यून होता है तो दोनों, एक्सीडेंट मतलब एक को। नेक्स्ट हम आते हैं नेसेसिटी पे। जो नेसेसिटी है वो हमारा जस्टिशिएबल कैटेगरी के अंदर आता है, हम एक बार इसको और अच्छे से देख सकते हैं। 81 हमारा जस्टिशिएबल कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जस्टिशिएबल। तो सेक्शन 81 को मैं रीड आउट करती हूँ। Section 81. Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harms. Nothing is an offense merely by reason of its being done with knowledge that it is likely to cause harm if it is done without the criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. Basically इसमें क्या कर रहा है, इसमें कोई ऐसा एक्ट हो रहा है, एक नॉलेज के साथ एक्ट हो रहा है। क्या नॉलेज था कि हाँ मेरे एक्ट से हार्म कॉज हो सकता है, ठीक है, नॉलेज के साथ आपने ऐसा एक एक्ट किया जिससे हार्म कॉज हो सकता है। तो ये तो सिंपल सा लग रहा है कि ये तो ऑफेंस होना चाहिए, बट इसमें अब एक ट्रिक है। इसको ऑफेंस क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उस हार्म को कॉज करने का, और हमने वो एक्ट इसलिए किया है ताकि हम बड़े हार्म को बचा पाए। गुड फेथ के अंदर, गुड फेथ क्या था? बड़े हार्म को बचाना। तो ये जब दोनों पॉइंट आ जाएंगे ना, तो नॉलेज से किया गया काम जिससे हार्म होता है वो एक नो ऑफेंस के अंदर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई द एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट लाइक टू कॉज हार्म। अभी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये फैक्ट सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि आपने जो भी हार्म किया है नॉलेज के साथ वो जस्टिफाइड है। वो क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि आपने जिस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए वो एक्ट किया है वो कम था, और जिस हार्म को आपको प्रिवेंट करना था वो ज्यादा था। इसलिए हम इस एक्ट को जो आपने नॉलेज के साथ किया है उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं, ठीक है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लो। एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। मैंने एक एक्ट किया नॉलेज के साथ कि वो हार्म कॉज करने वाला है, बट मैंने वो एक्ट बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया कि वो हार्म कॉज करेगा, और मैंने वो गुड फेथ के अंदर किया ताकि मैं एक बड़े से और ज्यादा हार्म को अवॉइड कर सकूं, और वो हार्म पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों को हो सकता है। ये जो है वो इस लीगल मैगजीन पे डिपेंड कर बेस्ड है, क्विड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, दैट इज नेसेसिटीज नोज नो लॉ। अगर नेसेसिटी है तो आपको वो नेसेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है,
ठीक है। 81 को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए गुड फेथ में आप वो काम कर रहे हो। गुड फेथ क्या था कि प्रिवेंट और अवॉइड अ ग्रेटर हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। जो एक्सप्लेनेशन है वो यही बोलता है कि इट प्रोवाइड्स दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस whether the harm to be prevented or avoided was of such nature that is justify the risk। वो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से ही पता चलेंगे कि आपने जो एक्ट किया है नॉलेज के साथ वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि जो आपने प्रिवेंट किया है वो बहुत ज्यादा था। इसके इलिस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं। इलिस्ट्रेशन बोलता है a captain of steam vessel suddenly and without any fault or negligence on his part find himself in such a position that before he can stop his vessel he must inevitably run down aboard B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down aboard C with only 2 passengers on board, which he may possibly clear. Here, if A alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passenger in boat B, he is not guilty of an offense. Though he may run down the boat C by doing an act which he knew likely to cause that effect if it founded as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in conquering the risk of running down C। यहाँ पर A बोट चला रहा था और उसके सामने 2 पैसेज आए, एक पे बोट बी था, एक पे बोट सी था। बोट बी पे 20 लोग थे या 30 लोग थे, बोट सी पे सिर्फ 2 या 3 लोग थे। तो अब उसने क्या सोचा कि यहाँ पे नेसेसिटी है कि वो बोट सी के ऊपर से जाए, ठीक है, और बोट बी के ऊपर से ना जाए, और बोट सी के ऊपर से जाए विद द नॉलेज दैट कि वो बोट सी के लोगों को हार्म करने वाला है, बट उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था बोट सी के लोगों को हार्म करने का, और वहां पे गुड फेथ में वो काम कर रहा था ताकि वो बड़े हार्म को बचा पाए। बड़ा हार्म क्या होता अगर वो बोट बी के ऊपर जाता, 20 और 30 लोगों को हार्म हो जाता। तो यहाँ पर वो उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। इसका सेकंड इलिस्ट्रेशन है ए इन अ ग्रेट फायर pulls down the houses in order to prevent the conflagration from spreading the down with the intention in good faith of saving human life or property. Here it found that the harm to be prevented was of such nature and so imminent that excuse the A's act, A is not guilty of an offense. Similarly, A ने क्या किया, आग फैल रही थी घरों में, घरों से घरों में आग फैल रही थी, एक घर को नीचे कर दिया ताकि आग आगे ना फैले। तो यहाँ पे उसको भी एक्सक्यूज कर दिया गया ऑफेंस से। क्यों? क्योंकि उसने वो नॉलेज के साथ तो किया, वो प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, बट उसने ज्यादा मतलब दूसरे बड़े हार्म को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसने ये काम किया। इसमें दोनों में ही एक्सप्लेनेशन की बात करी गई है। जो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था 81 के आखिरी के लाइंस में, कि अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये पता चल जाता है कि इतनी जरूरत थी, इतनी इमिनेंट वो चीज करने की जरूरत थी, तो उसने वो चीज करी। क्यों? अगर वो नहीं करता तो वो ज्यादा हार्म हो जाता। तो वही है कि इट इज सो इमिनेंट, वो रिस्क लेना इतना इमिनेंट हो गया था उस टाइम पर, और वो जस्टिफाइड भी है क्योंकि उसने जो बड़े हार्म्स को प्रिवेंट किया है। तो यहाँ पे एक्सक्यूज हो जाएगा। आखिरी में बेसिकली मैंने 80 और 81 के अंदर करा। 80 में हम एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, 81 में हम नेसेसिटी की बात कर रहे थे। तो 80 के अंदर आपको पाने के होने के लिए आपको वहां पे क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज दोनों की एब्सेंट की जरूरत है। हालांकि 81 में नॉलेज के साथ आप काम कर रहे हो, बट आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो दोनों के अंदर बेसिकली यही डिफरेंस है कि एक के अंदर दोनों एब्सेंट होना चाहिए, दैट इज क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, और दूसरे के अंदर क्रिमिनल इंटेंशन और एब्सेंट होना चाहिए, और नॉलेज के साथ आप कर सकते हो, तभी आप नेसेसिटी के अंदर काउंट हो रहे हो। तो this is all for today, and we will bring the more series in the field of journal exceptions. I hope you like it. Thank you.